जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 दिसंबर 2025 को आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो रोजाना की भांति मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भी साथी मुझे सुनते हैं वो मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे निशुल्क सूचनाएं मिलती रहें। चूंकि साथियों वो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, अभी सरकारी अड़चने हैं खास तौर से उनमें, दूसरी चीज़ें भी हैं कई, तो वहाँ आपको प्रॉपर सूचना नहीं मिल पा रही है। मेरा पुराना व्हाट्सएप नंबर 7827581213 भी ब्लॉक कर दिया गया है, तो उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। लेकिन अब ये जो नया नंबर है 9560479048 वाला, ये इसके बारे में कम साथियों को पता है। हालांकि नंबर तो ये भी बहुत पुराना है, लेकिन कम पता है तो कम साथी जुड़ पा रहे हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं। कई साथी कहते हैं साहब बहुत दिनों से आपका ना वीडियो मिला है ना कुछ मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो तो प्रतिदिन अपलोड होता है। आप लोग चूंकि टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर ना जाकर के सीधा व्हाट्सएप पर सुन लिया करते थे, तो तमाम साथी इसको यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो रोजाना आता है और अभी उम्मीद है कि कुछ दिन और आता रहेगा। यूट्यूब पर हमें अभी बैन नहीं किया जाएगा, और अगर बैन कर भी दिया जाता है तो कोई इसमें तनाव की बात नहीं है। हम माउथ टू माउथ यानी मौखिक रूप से आप सबके पास आकर के आपको अपनी बातें बताएंगे। तो इस काम को तमाम साथी कर लेंगे ध्यान से, और मेरा ये नंबर भी व्हाट्सएप नंबर जोड़ लेंगे, दूसरा जो है 9560479048 वाला, जिस पे मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि भी चलता है, अकाउंट से जुड़ा है। तो अगर कोई साथी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर करके, इसी नंबर पर उसका व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दिया करें। और ये ज़रूरी भी है आर्थिक सहयोग, चूँकि अब तो लड़ाई राष्ट्र रक्षा में बदल गई है। चूँकि ठगी पीड़ितों का सरकार, ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 वाट्स एक्ट 20 बन जाने के बाद भी, वाट्स एक्ट 2019 बन जाने के बाद भी भुगतान नहीं कर रही है सरकार। तो फिर एक बड़े व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं, और उस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल हो चुका है, उसके लिए क्यूरेटिव में जाना है, उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी हैं। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, आप सबका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित कराने के लिए, तो इसमें धन की कमी है। आप सबको पता है कि अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन होता तो हम सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लेते, मीडिया मैनेज कर लेते, सरकार मैनेज कर लेते, अधिकारी मैनेज कर लेते, मीडिया को मैनेज कर लेते, लोगों को भी मैनेज कर लेते, और एक बड़ा विशाल जनसमूह बनाकर अब तक कब का सबका भुगतान करवा दिए होते। लेकिन धन की कमी के कारण उतने संसाधन हमारे पास नहीं है, और संसाधनों के लिए धन चाहिए, और धन कोई धन पशु या पॉलिटिकल पार्टी या कोई एनजीओ या कोई और दानी आपको नहीं देगा। क्योंकि तकरीबन तकरीबन सभी इस देश में ठग हैं उस तरह के लोग, या ठगों के रिश्तेदार हैं या परिचित हैं। तो ठगी प्रकरणों में संलिप्तता होने के कारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, उद्योगपति, एनजीओज, मीडिया वगैरह आपको, हमको कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ आपको स्वयं मैनेज करना है, और ये मैनेज किया जा सकता है। चूंकि हमारी संख्या 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो अगर 1% को भी हमने अपने साथ जोड़ लिया और 1-1 रुपया भी लिया तो कई करोड़ रुपए हो जाएंगे, और आराम से मैनेज कर लेंगे तमाम चीज़ों को। जो जो चाहिए हमको देश को बचाने के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए, वो सब कुछ किया जा सकता है।
सरल है, लेकिन हमारा संदेश लोगों तक पहुंचे तब सरल है। संदेश ही लोगों तक नहीं पहुंचेगा, हम लोगों तक पहुंच नहीं बना पाएंगे, उन्हें उनके कानूनी अधिकार नहीं बता पाएंगे, उन्हें सत्याग्रह और अहिंसा का महत्व तो नहीं बता पाएंगे, तो वही 2-4-5 हजार लोग रह जाएंगे, और वो 2-4-5 हजार से कुछ होना नहीं है। करोड़ों साथियों की आवश्यकता है, लाखों सत्याग्रही अहिंसक साथियों की आवश्यकता है। तो इस काम को तमाम साथी मनोयोग से करें, चूंकि बिना इसके आपका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित नहीं होगा। हमने तमाम प्रयास कर लिए हैं, हर जगह विफलता मिलती है। आपने देखा ही है, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक विफल हो गए हैं, भुगतान नहीं हुआ लोगों का। हाई कोर्ट्स के आदेश विफल हो गए, सेबी के हो गए, और ये लिक्विडेटर, एनसीएलटी, सीआरसी वगैरह तो फ्लॉप एजेंसी हैं ही, ईडी वगैरह, ये तो उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं हमारा, लेकिन उनको जबरन हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। तो ये जो विफलता है, इस विफलता को सफलता में बदलने के लिए ये दो काम करने अत्यावश्यक हैं साथियों। एक तो तमाम साथी धन का त्याग करेंगे, चाहे 1-1 रुपए से करें, 10 से करें, 5 से करें, 100 से, 200, 500, 1000, जो भी आपके पास है। लाख तो हमारे किसी साथी के पास होंगे ही नहीं खैर देने के लिए, लेकिन हजारों तक बात की जा सकती है कि इतना त्याग आप अवश्य कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और ये त्याग करोगे तो आपके संगठन के पास, हमारे पास तमाम संसाधन उपलब्ध होंगे, और जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो हम 50 करोड़ ठगी पीड़ितों तक नहीं तो 10 करोड़ ठगी पीड़ितों तक अपनी पहुंच अवश्य बना लेंगे, बहुत जल्दी बना लेंगे। और जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, उस दिन भुगतान भी मिल जाएगा, सुरक्षा भी हो जाएगी, सम्मान भी मिल जाएगा, साथ साथ रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार भी मिल जाएगा, और देश भी ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आजाद हो जाएगा। तो इस काम को तमाम साथी करें, मन से करें, दिल से करें, हृदय से करें, ईश्वर को साक्षी मानकर करें, चूंकि ये आप सबकी लड़ाई है और सबको मिलकर लड़नी है। हम मिलकर नहीं लड़ पाए, एक ये भी बड़ा कारण रहा है। तो इस कारण का निवारण यही है कि हम सब अब अपनी भूल को सुधारें, अपनी कमजोरियों को दूर करें, और सत्य में, न्याय में, कानून में, ईश्वर में भरोसा करते हुए सब एकजुट होकर इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी जीत लें। चूंकि आप देख ही रहे हो, रोजाना ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर ठगी हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि ठग सुप्रीम कोर्ट तक को मैनेज कर लेते हैं, जबकि आम जनता में ये धारणा थी कि अगर उसे कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो अदालतों से न्याय जरूर मिल जाएगा। लेकिन अदालत भी अपना भरोसा खो चुकी हैं ठगी पीड़ितों के मामले में। खास तौर से अभी हमारा रिव्यू चल रहा है, कई दिन हो गए, 15 को शायद हमारे उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया था रिव्यू पे 15 दिसंबर को, लेकिन अभी तक उस पर डेट फिक्स नहीं हुई है, और अब छुट्टियां पड़ गई हैं। 2 जनवरी को 2 जनवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो उस पर सुनवाई 2 जनवरी के बाद ही होगी, और सुनवाई हमारे पक्ष में जाता है निर्णय या विपक्ष में, ये तो समय ही बताएगा जिस दिन सुनवाई होगी। बंद कमरे में होती है चूंकि वो सुनवाई, तो उसके बाद हो सकता है हमें क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करना पड़े। तो और हमसे पहले बहुत सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट की विफलता आप जान ही चुके हो, चाहे वो सेबी और पीएसीएल का मैटर रहा हो, सहारा सेबी का मैटर रहा हो, या साईं प्रसाद का, हीरा गोल्ड का, या आदर्श का, या किसी और का, सागा ग्रुप्स के मैटर्स में, तमाम चीजों में कोर्ट के आदेश विफल हुए हैं ठगी पीड़ितों के भुगतान के संदर्भ में। तो उस पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हमें अपनी तैयारियों में कमी नहीं छोड़नी है। कल कोई हमें ये ना कहे कि साहब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, आपने रिव्यू नहीं लगाया था, आपने क्यूरेटिव नहीं किया था, आपने ये नहीं किया था, आपकी तो मनसाई लड़ाई करने की थी, आप तो चाहते ही थे कि देश में क्रांति हो और अव्यवस्था पहले, हिंसा भड़के, ये वो दीज एट। तो कल जो आरोप इन ठगों द्वारा आपके ऊपर लगाए जाएंगे, उनके जवाब में आपके पास प्रमाण होने चाहिए कि हमने 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री का नागरिक अभिनंदन भी किया था वर्ड्स एक्ट बनाने के लिए। 30 जनवरी को भी उनके कार्यालय में जाकर के किया था, और उनसे अनुरोध किया था कि वो वर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना कराते हुए
देश में ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान कलेक्टर के माध्यम से उनसे आवेदन लेकर के करवाएं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने राष्ट्रपति को लाखों ज्ञापन दिए, प्रधानमंत्री को दिए, वित्त मंत्री को दिए, गृह मंत्री को दिए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट तो 4-4 बार जा चुके हैं। बाइक बोर्ड के मैटर में भी 2 बार गए थे। और अब बट्स एक्ट को लेकर के जा ही रहे हैं, सबके लिए जा रहे हैं अब तो, चाहे जितनी भी कंपनी हो, कि बट्स एक्ट की अनुपालना हो। तो कल जैसा कि मुझे आभास होता है कि बिना क्रांति के आपको न्याय नहीं मिलेगा, भुगतान, सुरक्षा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो जब आप क्रांति करें और हिंदुस्तान के ठगों को, बेईमानों को, अपराधियों को दंड देने की शक्ति प्राप्त कर लें, तो आपसे कोई ये न कह सके कि मुझे क्यों दंडित किया जा रहा है। आप बता सको कि आपको इसलिए दंडित किया जा रहा है कि आपने कानून और न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय किया था, देश के साथ छल किया था, उसको न्याय नहीं दिया था, आपने केवल ज्ञान बांटा था, भ्रमित किया था, देश को तोड़ने का काम किया था, उसके प्राकृतिक संसाधनों की लूट मचाई थी और लोगों का मेहनत का कमाया हुआ पैसा पहले ठगों से लुटवाया, फिर ठगों से ईडी ने लूट लिया, फिर सीबीआई ने लूट लिया, फिर एसओजी ने लूट लिया, फिर सेबी ने लूट लिया, फिर सीआरसी ने लूट लिया, मंत्रिमंडल ने लूट लिया, सांसदों ने, विधायकों ने, प्रशासन ने मिलकर बंदर बांट की। लेकिन वो पैसा कानून बन जाने के बाद भी ठगी पीड़ितों को वापस नहीं मिला। तो ये तमाम साक्ष्य, अनुभव जीवन का आपके पास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं समझता हूं देश का कोई ठगी पीड़ित ऐसा नहीं होगा जिसने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक को चिट्ठी ना भेजी हो कि साहब मेरा इतना पैसा डूबा है और मेरा पैसा मुझे वापस करवाया जाए बट्स एक्ट के माध्यम से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी करोड़ों लोगों ने चिट्ठियां भेजी हैं, कहीं से कोई राहत आपको नहीं मिली है साथियों। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा, जीवन का ये कटु अनुभव तो हो गया कि नीचे से लेकर ऊपर तक शासन और उसकी व्यवस्थाएं भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, झूठे हैं, गद्दार हैं, कपट करने वाले हैं, अपराधी हैं, घृणित अपराधी। और इनको जब तक व्यवस्था से आप दूर नहीं करोगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो न्याय पाने के लिए आपको एक बड़े संगठन की जरूरत है, ईमानदार संगठन की, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, झूठे की नहीं। ध्यान रखना हमेशा, जब भी शासन बेईमान होता है, भ्रष्ट होता है, तो शासन के पास बहुत ताकत होती है। उस ताकत का मुकाबला आप झूठ से नहीं कर सकते, फरेब से नहीं कर सकते। उस ताकत का सर्वनाश अगर आपको करना है तो फिर आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। और जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो शासन कितना भी ताकतवर हो, क्रूर हो, कपटी हो, धोखेबाज हो, गद्दार हो, विदेशी हो, आप उसका सर्वनाश कर सकते हो। ये सत्य की ताकत है। तो इसलिए आप सबको सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य का सेवन करना है। और जब आप इतना कर लोगे तो फिर कोई लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं होगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, भुगतान भी, सुरक्षा भी, सम्मान भी, सुख भी, समृद्धि भी, और राष्ट्र पर मालिकाना हक भी, यानी नागरिक सर्वोच्चता भी। ये आपको ही करना है ठगी पीड़ितों को। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आपको पीड़ा दी गई है, ताकि आप अपनी पीड़ा को हथियार बनाकर, इसको सामूहिक स्वर देकर हिंदुस्तान को आजाद करा सकें ठग बेईमानों के खूनी पंजों से, और वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जिस पर आपका हक है, जो लूट लिया गया है शासन द्वारा। एक बड़ी भयावह खबर चल रही है, 2-3 दिन से आपने देखी होगी। अरावली पर्वतमाला जो हमारे देश की जीवन रेखा है, जिसकी वजह से देश मरुस्थल यानी रेगिस्तान बनने से बचा हुआ है, जिसकी वजह से देश में पीने के पानी की किल्लत नहीं है, जिसकी वजह से हमारे देश का पर्यावरण संरक्षित है, उस अरावली पर्वतमाला को इन ठगों ने इतने सातिराना ढंग से नष्ट करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से करवा लिया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णय इस तरह के किए हैं बेईमान ठगों के दबाव में आकर, कि जिनसे नुकसान ठगी पीड़ितों को या देश को हुआ है। लेकिन ये तो और अपने आप में सर्वनाश की कहानी लिख दी है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, कि 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियां हैं उन सब पर बुलडोजर चला दो, जेसीबी चला दो,
खनन का दोहन कर लो, पत्थर निकाल लो, पेड़ काट दो, जो मर्जी करना है वो कर दो। ये फैसला है, वो सरल भाषा में समझोगे तो टेक्निकी तो उसे घुमा फिरा के इस तरह से किया गया है कि लगता ही नहीं कि वो फैसला देश के खिलाफ है या जनता के खिलाफ है या कुदरत के खिलाफ है। ये कुदरती चीज है, इस पर सबका हक है, सबकी जीवन रेखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए रिश्वत ली होगी अडानी से और दूसरे खनन माफिया से कि पूरी अरावली पर्वतमाला को ध्वस्त करने का एक तरह से मार्ग खोल दिया गया। और उसको लेकर के प्रकृति तो त्राय त्राय कर ही रही है, लेकिन बहुत सारे देश के बुद्धिजीवी लोग भी जो इस खतरे को भांप पा रहे हैं वो भी आंदोलनरत हैं, खासतौर से आदिवासी समाज के लोग, किसान वर्ग के लोग। तो आप ठगों की सातिरता को इस प्रकरण से समझ सकते हो कि अब प्रकृति भी सुरक्षित नहीं है ठगों की हवस से। वो सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं, ये नहीं देख पा रहे करे अगर तुम प्रकृति का इस तरह अनैतिक दोहन करोगे अपनी हवस की खातिर, तो प्रकृति के प्रकोप से तो दुनिया में कोई नहीं बच पाया। तुम्हारे साम्राज्य को पल भर में ध्वस्त कर देगी, वो खत्म कर देगी, तुमको भी बचोगे थोड़ा ही। तुमको लगता है तुम ईश्वर से लड़ सकते हो, प्रकृति से बच सकते हो उसके प्रकोप से? अभी देखा नहीं था पिछले दिनों उत्तराखंड में किस तरह बादल फटने से घटनाएं हुई थी? बचा पाए थे तुम किसी को? सब कुछ नष्ट कर देती है वो तो। जब अपनी पे आती है तो अरावली पर्वतमाला का अगर विनाश किया जा रहा है सरकारी लाइसेंस लेकर, जैसे देश के 50 करोड़ लोगों को लूटा ठगों ने सरकारी लाइसेंस दिखा दिखा करके, वैसे ही पर्वतमाला का सर्वनाश करेंगे खनन माफिया सरकारी लाइसेंस और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में। सरकारी संरक्षण में उन्हें रोक नहीं पाएगा कोई भी। तो इसे रोकना अब जनसाधारण की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जब तमाम राजनीतिक शक्तियां और दूसरे संगठित लोग, एनजीओ या संगठन वगैरह, चाहे वो किसानों के हों, मजदूरों के हों, व्यापारियों के हों, दुकानदारों के हों, आदिवासियों के हों या किसी और के हों, सरकारी कर्मचारियों के भी, जब वो मौन हो जाएं अन्याय पर और प्रकृति के शोषण पर भी आवाज ना उठा सकें ठीक से, ईमानदारी पूर्वक निर्भय होकर, तो फिर ये कर्तव्य, ये धर्म मेरे और आप जैसे कमजोर लोगों का बन जाता है कि हम इस बेईमान शासन से, बेईमान सिस्टम से लड़ें और अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए इनका समूल नाश करके अपने राष्ट्र को बचाएं, प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं, स्वयं को बचाएं, आने वाले भविष्य को बचाएं और अपने डूबे हुए धन, सुरक्षा और सम्मान को बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे जीवन को कलंकित कहकर दुत्कारें ना, उन्हें गर्व हो हमारे ऊपर कि हमारे पूर्वजों ने एक आताताई शासन से अहिंसक संग्राम लड़ा था और उस शासन को उखाड़ कर फेंकते हुए अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी परंपरा को, अपने संसाधनों को, अपने धन को, अपने सुरक्षा को, सम्मान को, भविष्य को बचा लिया था निहत्थे लड़कर। उनके पास कुछ नहीं था। ये हमारी आने वाली संतानों को पता होना चाहिए कि हम कितने गरीब और कमजोर थे। तो इसमें आप सबको जुटना है साथियों, और एक बड़ा मूवमेंट तैयार करना है। उसके लिए घर घर तक संगठन को, संगठन की नीतियों को, व्हाट्स एक्ट को पहुंचाना है। और ये इसलिए जरूरी है साथियों, जो लोग ये सोचते हैं कि साहब मदन लाल आजाद चमत्कार कर देंगे, चमत्कार कोई भी नहीं कर सका है, मेरी तो छोड़ो। भगवान राम जो स्वयं विष्णु अवतार थे, ईश्वर के अवतार थे, कहते हैं उनके राम के नाम से ही लोग तर जाते थे, पत्थर तैर जाता था सागर के ऊपर। उन राम को भी जब एक आताताई राजा यानी सम्राट, रावण उन दिनों चक्रवर्ती सम्राट था, उसके खिलाफ जब कोई राजा महाराजा तैयार नहीं हुआ रावण से लड़ने को, तो भगवान राम ने भी बेचारे गरीब, कमजोर, दुबले पतले वनवासियों की सेना बनाई थी, जिसे बालू वानरों की सेना बोलते हैं, और सेना बनाकर रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो वो जमाना सेनाओं का था। आज संगठनों का जमाना है, तो आपको संगठन तो बनाना पड़ेगा, तभी मदनलाल आजाद इस आताताई अन्यायी राक्षसी शासन का अंत कर सकेंगे। आपके सहयोग से, अकेले नहीं कर सकते। तो आप सब जुड़िए हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप में। मैं आप सबको
सादर आमंत्रित करता हूं। और हमने इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है, ओपन योजना है, उसमें कोई गोपनीयता नहीं है कि हम 5 लाख ऐसे युवक युवती तैयार करेंगे जो देश में 5 लाख 5 हजार जो शासक प्रशासक और न्यायाधीश बनकर देश की व्यवस्था में व्याप्त बेईमानी और अन्य गंदगी को साफ करते हुए देश में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था देंगे। तो ऐसे 5 लाख 5 हजार साथियों में से 5 लाख कर्मचारी या अधिकारी वर्ग के लिए तैयार करेंगे ईमानदार लड़के लड़कियां, और 5 हजार ऐसे साथी तैयार करेंगे, हर तहसील में कम से कम एक साथी तैयार करेंगे जो शासन में जाएं, सांसद बने, विधायक बने, ईमानदार हों, राष्ट्रभक्त हों, जो सदनों में बैठे हुए गिद्धों ने जो गंदगी फैला दी है संसद में या विधानसभाओं में कि वहां सब झूठे और बेईमान लोग जा रहे हैं, ईमानदार तो कोई है ही नहीं। 100% अगर किसी को ये कहो कि साहब वो ईमानदार होगा तो एक भी नहीं है। जिसने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली समझो वो बेईमान हो गया, ठग हो गया, मक्कार हो गया, वो सच बोल ही नहीं सकता। तो आपको सत्य बोलना है, लेकिन इस परंपरा को खत्म कर देना है कि वहां जाकर साधु भी शैतान का हुक्म बजाने लगता है। आपको पलट देनी है व्यवस्था कि अगर वहां शैतान भी चला जाए तो वो साधु बन जाए, ऐसी व्यवस्था देनी है साथियों आपको और हमको मिलके। तो उसके लिए तैयारी करो, तमाम साथी जोड़ो संगठन के साथ। 5 हजार तो ऐसे राष्ट्र रक्षक महादानी हमको चाहिए जो आत्मनिर्भर हों और जो उन महान भारतीयों की सूची में अपना नाम दर्ज कराएं जिनका इतिहास सदा गुणगान करेगा, अनुसरण करेगा। वो धन त्याग करें सबसे पहले तो 5-5 हजार रुपए का हमारे संगठन को, ताकि हम इन संसाधनों की वजह से कमजोर ना पड़ जाएं इस जालिम शासन प्रशासन के समक्ष, इसको ठीक से जवाब दे सकें कि देखिए ये क्यूरेटिव का खर्चा है, ये आंदोलन का खर्चा है, ये तेरे पानी का खर्चा है, ये तेरे पार्क का खर्चा है, ये तेरी बुकिंग का खर्चा है, और ये तेरे सिक्योरिटी का खर्चा है, ये तेरे आदेश का खर्चा है। ये पकड़ और विधि सम्मत कार्रवाई हमारे साथ कर, नहीं तो हम तुम्हारे इस बेईमान सिस्टम का समूल नाश कर देंगे। बहुत सारे खर्चे हैं साथियों, मैं बताता रहता हूँ, किसी दिन विस्तार से उस पर बताऊंगा कि किन किन चीज़ों में ये पैसा खर्च होना है, लेकिन आवश्यकता है बहुत सारे धन की। तो ये आपको करना है। 51 साथी हमारे राष्ट्र रक्षक अब तक बन चुके हैं। मैं उन सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके नाम बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा प्रतिदिन की तरह, तो आज मैं थोड़ा शॉर्ट बनाना चाह रहा था, लेकिन उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। तमाम साथियों को मैं नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ उन सबको। और परम पिता सर्वशक्तिमान भुवन भास्कर सूर्य नारायण से उन सबके लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि हे नारायण, जो आज हमें 5 हजार रुपये से सहयोग कर रहे हैं, आप उनको 5 करोड़ रुपए वापस करना न्यूनतम, ताकि उनके बच्चे या जिस तरह से भी वो कर रहे होंगे वो उन्हें ये न कह सकें कि उन्होंने किसी गलत कार्य में 5 हजार रुपये लगा दिए। उनको इतना वैभवशाली बना देना, उनके इस पैसे से ऐसा काम करवा देना ईश्वर कि भूतोन भविष्यति, जो संसार में कभी कोई नहीं कर सका। खास तौर से गरीब मजदूरों का संगठन, अपराध पीड़ितों का संगठन, ठगी पीड़ितों का संगठन, इसको एक अप्रतिम उदाहरण बना देना संसार के इतिहास में नारायण, ताकि हमारा कोई भी साथी स्वयं को छला हुआ, ठगा हुआ, कमजोर महसूस ना करे, बल्कि उसको लगे कि उसने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम किया है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो दुनिया का सबसे समृद्ध और सुखी व्यक्ति है कि उसने राष्ट्रभक्ति के इस आंदोलन में 5 हजार रुपये का योगदान दिया। ये 5 करोड़ जितना है नारायण हमारे लिए आज की तिथि में। करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं अपनी अय्यासियों पर, जीवन के आनंदों पर और तमाम तरह के नकली आंदोलनों पर, लेकिन ये वास्तविक आंदोलन जो आज मीडिया की नज़रों से ओझल है, शासन की नज़रों से ओझल है, विपक्ष की नज़रों से ओझल है, मैं समझता हूँ मेरे प्रभु भुवन भास्कर सूर्य नारायण की दृष्टि में ये
ओझल नहीं होगा, उनको पूरा उनका आशीर्वाद हमारे आंदोलन को मिलेगा और वो मेरे तमाम साथियों को, सहयोगियों को, राष्ट्र रक्षकों को, रक्षिकाओं को, राष्ट्र निर्माताओं को, भावी शासक, प्रशासक और न्यायाधीशों को वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो बल प्रदान करेंगे कि हम न केवल अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें बल्कि हिंदुस्तान को इन ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराते हुए यहाँ एक न्यायपूर्ण व्यवस्था अविलंब दे सकें। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, वैसे हमेशा ही करता हूँ, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से भी ये इसलिए प्रार्थना की है ताकि आप सबको भी अक्षय भंडारी सूर्य नारायण का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त हो, जैसे उन्होंने मुझे दे रखी है कि मुझ मुर्दे को जीवित कर दिया, न मुझे कैंसर से मरने दिया, न टीबी से, न गोलियों से, न लाठियों से, न किसी तनाव से, न किसी जातीय दंगों से, न किसी और चीज से हमेशा जीवित रखा, सलामत रखा, विजेता बनाया। मैं जीवन में कभी युद्ध नहीं हारा कोई भी, मैं बहुत बार लड़ा हूँ ठगों से, माफियाओं से और शासन से, लेकिन मैं कभी परास्त नहीं हुआ और उसका कारण केवल यही रहा है कि मैंने नारायण के आदेश पर कभी सत्य का दामन नहीं छोड़ा। आप भी अगर सत्य का दामन नहीं छोड़ोगे साथियों, सत्य के मार्ग पर चलोगे तो मिट्टी में मिला दोगे अपने और राष्ट्र के इन तमाम शत्रुओं को जो आज संगठित होकर ठगी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं देश के साथ, राष्ट्र के साथ और अब तो प्रकृति के साथ भी। इन सबका सर्वनाश सुनिश्चित करना है साथियों, आपको ही करना है। रिव्यू का मैंने बता दिया है, 2 जनवरी के बाद उस पर डेट तय होगी, जो भी डेट तय होगी आपको बता दी जाएगी। उस डेट पर आप सबको दिल्ली आना है, बड़ी संख्या में आना है। मैं तो चाह रहा हूं कि 26 जनवरी को ही हिंदुस्तान को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद करा लिया जाए और लाल किले पर झंडा देश का कोई अपराध पीड़ित फहराए। ध्वजारोहण उस दिन यहाँ जहां भी होता हो, वजह मेरी ज्यादा रुचि नहीं है, लाल किले पे या इंडिया गेट पे जहां भी होता होगा, कोई अपराध पीड़ित, ठगी पीड़ित ध्वजारोहण करे उस दिन, ताकि सारी दुनिया को मैसेज आए जाए कि हिंदुस्तान आज ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आजाद हो गया और जनसाधारण सर्वोच्च हो गया इन ठगों से, बेईमानों से जो शासन में बैठे हुए हैं। तो ये सूचना मैं दे दूंगा आपको सबको, और आपको सबको पता है कि एक नया जो कानून अब सरकार लेके आई है उसके अंतर्गत भी लाखों करोड़ की ठगी होनी है। तो सरकार के किसी झांसे में नहीं आना है कि साहब सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सहकारिता पॉलिसी कुछ नहीं है। वो सहकारिता के नाम पर जो आपके पास कुछ थोड़ा बहुत बच गया है, या जो लोग अभी पोंजी स्कीम्स की ठगी का शिकार नहीं बने हैं, उनको लूटने की एक सुनियोजित सुदृढ़ योजना है बेईमान शासन की। तो बचना साथियों, मेरा धर्म यही है कि मैं आपको जागरूक करूं, सत्य बता सकूं, भविष्य बता सकूं। बाकी निर्णय आपका है, आपको स्वयं निर्णय लेना है। जैसा निर्णय आप लेंगे वैसा ही प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आपके भविष्य पर पड़ेगा, वैसा ही भविष्य आपके राष्ट्र का तय होगा। मेरी प्रार्थना यही है कि सब सत्य का सेवन करें, सत्य के मार्ग पर आएं, शासन की झूठी खोखली बातों में बिल्कुल भी यकीन ना करें। अपने बुद्धि विवेक से तमाम चीज़ों को पहले समीक्षित कर लें और फिर निर्णय लें, ताकि हम आप सब मिलकर अपने राष्ट्र धर्म का ईमानदारी और निर्भयता के साथ निर्वहन कर सकें। तो मिलता हूं कल, अभी चर्चा है 7 बजे से तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा और आप सब राष्ट्र रक्षक बनिए। जय हिंद, जय भारत।